एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमारा पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का। पहले हमने अपलोड कर चुका हूं पहले वाला पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा मिक्सर क्या होता है, और ये पार्ट 3 जो हो रहे हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज व्हाट इज ए सॉल्यूशन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और इसका प्रॉपर्टीज, जो आपको एनसीईआरटी में भी ये सारे चीज को दिया गया है। और एनसीईआरटी को बेस मानकर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज ए सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आपके एनसीईआरटी में 2.2 में जो टॉपिक है वो बोला है व्हाट इज ए सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक हमें बीकर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आप ब्लू कलर का दिखाई दे रहा ये हमें शुगर पार्टिकल को यहाँ मेंशन करने की कोशिश किया है, और जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा वो हमारा वाटर पार्टिकल्स। अगर आप शुगर और वाटर को एक जगह मिलाएंगे और आप घोलते हैं, यानी आप जब घोलेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। हम इसको कहेंगे एक सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, तो बोलोगे आप शुगर और वाटर मिलाया गया है, तो हम कह रहे हैं यहाँ शुगर सॉल्यूशन। अब देखना, हम कह रहे हैं ये जो शुगर सॉल्यूशन लिए हैं यहाँ पर हमारा, अगर आप टेस्ट करके देखोगे कि इस जगह का पानी को, अगर वाटर को सॉल्यूशन लेते हैं और इस जगह का टेस्ट को, और दोनों को जगह का आप टेस्ट करके देखेंगे तो आपको टेस्ट एक जैसा फील होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि इस सॉल्यूशन के अंदर में आप कहीं से भी आप ले रहे हो और उस वाटर को टेस्ट कर रहे हो तो हर जगह टेस्ट में एक जैसा हुआ। इसका मतलब यह है कि हर जगह शुगर के पार्टिकल्स थ्रू आउट द वॉल्यूम हमारा सेम है। और जब ऐसा सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। अब आइए हम कहते हैं सॉल्यूशन। हमने जो ये बनाया शुगर और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन, ये हमारा हुआ है, हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन। तो है क्या सॉल्यूशन जो हमको पढ़ना है, तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज ए सॉल्यूशन। देखो, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अभी हमने बनाया, ये सॉल्यूशन बनाया और इसमें आप लोग देखें कि टेस्ट हर जगह एक जैसा हो रहा था। तो कोई भी सॉल्यूशन बने ना वो होमोजीनियस ही होगा। होमोजीनियस होने का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब हर जगह शुगर के पार्टिकल सेम होगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्ट और वाटर लेके एक सॉल्यूशन बनाते तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन होता, तो वहां पर भी उस सॉल्यूशन जो भी मिलेगा उसमें भी आपको क्या मिलेगा कि सॉल्ट के पार्टिकल्स हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। तो वो कैसा होगा, होमोजीनियस ही होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर सब्सटेंसेस। देखो, हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया शुगर और वाटर, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हुआ, दो सब्सटेंसेस हुआ, एक हमारा शुगर हुआ, एक हमारा वाटर हुआ। तो आप कह सकते हो टू और मोर, इसीलिए मैंने बोला कि दो, ऐसा नहीं कि दो ही से आप बना सकते हो, दो या दो से अधिक चीजों को भी मिलाकर हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, वही हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो ये देखो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इसी को हम कह रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ। तो हमारा प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, बोलेंगे सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर सब्सटेंसेस। इतना बोलना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे आपका क्या शुगर लिए और शुगर सॉल्यूशन बनाए, इसमें शुगर और वाटर है। तो देखो शुगर हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है और यहाँ हमने देखा वाटर हमारा लिक्विड पार्टिकल है। ये दो सब्सटेंसेस में से एक लिक्विड फॉर्म में है, एक हमारा सॉलिड के फॉर्म में है। कोई क्या, हमारा कहने का मतलब क्या, किसी कोई सॉल्यूशन बनने के लिए क्या सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलकर ही बन सकता है क्या, इसके अलावा से नहीं बन सकता। देखो, अगर मैंने बोला कि जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, वहां पर भी देखो सॉल्ट हमारा सॉलिड है और वाटर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है, तो दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बनाया तो हमारा सॉल्यूशन बना, है कि नहीं। अब आगे देखो, जैसे हम बोले कि लेमोनेड, लेमोनेड के अंदर में देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे लेमन के हमारे रस ले लिए और पानी डाले, अब उसके बाद सॉल्यूशन बनाया तो हमारे दो सब्सटेंसेस से सॉल्यूशन बना, लेकिन दोनों ही हमारे कैसा है, दोनों ही लिक्विड है। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों कि हमारा कोई सॉल्यूशन बनने के लिए जरूरी नहीं है कि एक सॉलिड होना और एक लिक्विड होना।
तो यहाँ पर हमने देखा लेमन, तो ये भी एक हमारा सॉल्यूशन हुआ और कैसा होमोजीनियस है, क्योंकि अगर आप लेमन पानी बनाते हैं जब पीते हैं तो देखिएगा टेस्ट हर जगह बराबर लगता है। मतलब आप ऊपर वाला भाग का अगर पानी पी लिए तब पर भी वही टेस्ट लगेगा, यदि नीचे वाला भाग का पानी पिए तब पर भी वही टेस्ट लगेगा। इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन। तो लेमन भी हमारा एक सोल्यूशन हुआ। देखो सोडा वाटर, अब देखो यहाँ पर तो हमारा लिक्विड लिक्विड हुआ। यहाँ पे देख सकते हो आप कि सोडा और वाटर, तो सोडा वाटर में पता है इसमें गैस होता है और वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ गैस मिलाया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ वाटर, अब दोनों मिलाकर क्या बना, एक सॉल्यूशन बना, उसको हम बोलते हैं सोडा वाटर। जैसे आप लोग बहुत सारा पीते होंगे, जैसे हम लोग स्प्राइट वगैरह पीते हैं, वो भी क्या है, वहां पर भी देखना अगर जब खोलेंगे ढक्कन तो अचानक से गैस निकलता है, वो हमारा कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैस है और लिक्विड भी है। तो गैस और लिक्विड का मिक्सचर है और कैसा होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये भी एक हमारा सॉल्यूशन हुआ। क्या अभी सॉलिड सॉलिड भी नहीं हो सकता क्या? अब जब सॉलिड सॉलिड जब मिक्सचर बनता है ना तो हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, और एनसीईआरटी आपको कहता है कि यदि कोई सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर बनाए, मतलब दो कंपोनेंट का जब हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें दोनों ही कंपोनेंट हमारा सॉलिड अगर है तो हम उसको सॉल्यूशन ना कह के एलॉय कह सकते हैं। सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, एलॉय भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो फिर एलॉय क्या है, यहाँ पे कह रहा कि एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर मेटल्स। देखो बोला किया कि एलॉयज आर टू और मोर मेटल का मिक्सचर है। तो देखो दो मेटल है और मेटल हमेशा क्या पाया जाता है, सॉलिड में, इसका मतलब दो सॉलिड सॉलिड का यहाँ मिक्सचर बन रहा, वो भी हमारा एक सॉल्यूशन है। तो एलॉय भी हमारा सॉल्यूशन है लेकिन कैसा, सॉलिड सॉलिड का। आगे अगर लिखते हैं मेटल और टू और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का भी बनाया जा सकता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। जो भी चीज बनाया गया है ना उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। चलो तो फिर एलॉय का अगर हम डेफिनेशन जानेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, एलॉयज आर मिक्सचर, ये तो मिक्सचर है ही है, ऑफ टू और मोर मेटल्स, मेटल्स और मेटल्स मिलके भी बन सकता है। तो दो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हुआ तो हम एलॉय बोलेंगे। अब हो सकता है कि और ए मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल और दूसरा हमारा नॉन मेटल्स मिलाकर भी एलॉय बनाया जा सकता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब इसको जो भी हमारा कंपोनेंट मिलाया गया ना उन कंपोनेंट को हम फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस जैसे हमारा फिल्टर करके नहीं हटाया जा सकता है। तो आप बोलोगे एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल प्रोसेस। मतलब जैसे एग्जांपल फिल्टर करके हम इन दोनों कंपोनेंट को नहीं सेपरेट किया जा सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं एलॉय का, आपको और क्लियरिटी आएगा। देखना, एक हमारे लिए ब्रास, ये भी एक एलॉय है। आपको आता है एग्जाम में, बोलेगा एलॉय बताइए, एग्जांपल दीजिए, या तो पूछेगा ब्रास क्या है तो आप बोलेंगे एलॉय है। क्यों एलॉय है? क्योंकि ये हमारा जिंक और कॉपर दोनों को मिक्सिंग करके बनाया गया एक कंपोनेंट है, इसी को हम लोग कह रहे हैं ब्रश। तो ये ब्रश क्या हुआ, एलॉय हुआ। किसका एलॉय हुआ? तो बोलोगे सर जेडेन और कॉपर का। इसमें अगर बोलोगे कौन कितना मिलाया गया है तो आप यहां पे देख सकते हो ये 30% जिंक है और हमारा कॉपर 70%। इसका मतलब ऐसा सोचो कि यदि हम 10 kg का एक एलॉय बनाना चाहते हैं तो 3 kg जिंक लेना पड़ेगा और 7 kg मुझे कॉपर लेना पड़ेगा। उसी प्रकार बच्चों ब्रास के अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ब्रॉन्ज, है ना, जो आता है। ब्रॉन्ज क्या है, 88% कॉपर और हमारा मिलाया जाता है Sn। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, दोनों याद रखने का, ब्रास और ब्रॉन्ज में एक कॉमन है, सब में दोनों में कॉपर है। तो कॉपर और ये कॉपर और टीन मिला दिए Sn तो बोल देंगे ब्रॉन्ज, और यदि हमारे कॉपर और जिंक मिला दिए तो कहलाएगा ब्रास। इसके अलावा स्टील भी होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना स्टील क्या क्या चीज मिलकर बनाया जाता है। तो मैंने 3 एग्जांपल दिया एलॉय का, एक ब्रास जो जिंक और कॉपर मिलकर बना हुआ। इसमें अगर आपको पूछा जाए कौन कितना अमाउंट में मिलाया गया तो आप बोलना कॉपर हमारा 70% और जिंक हमारा 30%। और उसी प्रकार ब्रॉन्ज में देखोगे तो 88% हमारा कॉपर होता है। दोनों में देखिए कॉपर का अमाउंट ज्यादा है और Sn यानी टीन 12% केवल मिलाया जाता है। तो यहां देखो दो चीजों से मिलाया गया है, यहां पर भी दो चीजों का कंपोनेंट है, एक हमारा गैस और लिक्विड। यहाँ लेमोनेड में भी हमारे दो लिक्विड, यहाँ पे एक सॉल्ट और एक लिक्विड लिए, तो हम इसका नाम भी
कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है ना, इन कंपोनेंट को किसको क्या कहा जाएगा। देखना, इसमें जब हम शुगर सॉल्यूशन बनाए हैं, इसके अंदर में दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहेंगे, दूसरे को सॉल्वेंट कहेंगे। यानी सॉल्यूशन जो बनाया जाता है, एक हमारा कंपोनेंट सॉल्यूट और दूसरा हमारा सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट कौन कौन सा बोलना, एक सॉल्यूट, दूसरा बोलना सॉल्वेंट। तो कौन सा सॉल्वेंट और कौन सा सॉल्यूट, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो अगर हम आपको बोले शुगर सॉल्यूशन में जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और हमारा जो शुगर है वो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। अब बताना, हम बोल रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन क्या है, तो बोलोगे सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और जो हम लोग ले रहे हैं वाटर वो हमारा सॉल्वेंट है। तो बोलोगे सर क्या जो वाटर वाला यानी लिक्विड पार्ट वाला ही क्या सॉल्वेंट होता है, बाकी सॉल्यूट होता है? ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा सॉल्वेंट होने के लिए जरूरी नहीं कि लिक्विड ही होगा। देखो ये तो हमारा सॉल्यूशन जो बना हुआ है, एलॉय जो सॉल्यूशन ही है ना, तो हमारा ये मेटल का इसलिए एलॉय कह रहे हैं। तो ये भी देखो दो अलग अलग, दो हमारे सॉलिड सॉलिड भी। अब आप किसको बोलोगे सॉल्यूट और किसको बोलोगे सॉल्वेंट, ये पहचानने आता है। तो अगर हम आपसे पूछें ब्रास में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रहेगा वही हमारा सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में रहेगा वो हमारा सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि हमारा एक चीज में कोई दूसरा चीज मिल जाएगा। तो अगर बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन में जो हमने वाटर लिया वो वाटर हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको सॉल्वेंट कह रहे हैं। शुगर कम लेंगे तब ना घोल पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं हम सॉल्यूट हुआ हमारा शुगर पार्टिकल्स और वाटर हुआ हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। उसी प्रकार अगर बोलोगे ब्रास में बताओ तो कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है, तो आप बता सकते हो कॉपर ज्यादा है तो कॉपर सॉल्वेंट है और हमारा Zn कम है तो ये हमारा सॉल्यूट है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ब्रॉन्ज में जो हमारा सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, अगर आप समझ में आया तो। ऐसे इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप भी सीखोगे, लिखोगे, है ना। आपके कमेंट भी और लोग भी पढ़ेंगे, सोचिए, है ना। और बहुत लोग पढ़ेंगे, एक दो लोग नहीं। और देखिए हम इतना मेहनत से पसीना पसीना हो गया, इतना गर्मी है और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्त को भी भेजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। ऐसे ही वीडियो आप तक हम पहुंचाएंगे और सबसे पहले आपको मिलेगा यदि आप सब्सक्राइब करके वो वाला घंटी बजा देंगे तो, ठीक है। आइए, हमने पढ़ा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट उसका डेफिनेशन समझते हैं। देखो हमारे पास सॉल्यूशन होने के लिए क्या, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट हुआ, जो सबसे कम में वो हमारा सॉल्यूट हुआ बच्चों। अब देखिए सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, सॉल्यूट भी कंपोनेंट है और सॉल्वेंट भी है। तो डेफिनेशन कैसे लिख रहे हो, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, हो गया आराम से, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट इन इट। इन इट मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है, तो बोला सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो दूसरों को उसके अंदर में डिसॉल्व करता है वही हमारा सॉल्वेंट हुआ। तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है ना, वही ना डिसॉल्व करेगा बाकी वाला जो कम वाला को। तो बोलना था कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट इन इट, अदर कंपोनेंट को इसके अंदर में डालेगा वही हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो फिर सॉल्यूट क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, देखो कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है वो हमारा सॉल्यूट। और ये बोला अदर कंपोनेंट जो इसमें डिसॉल्व होता है वो हमारा सॉल्वेंट। तो याद रखना द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट इन इट, और हमारा सॉल्यूट का मतलब द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है। आइए हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सॉल्यूशन का, ये लिखने के लिए आता है बच्चों, ध्यान से समझना प्रॉपर्टीज को। मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो के अंदर बने रहिए, बहुत अच्छा आपको यहां से नॉलेज लेके चले जाओगे। देखो हमारा प्रॉपर्टी जब सॉल्यूशन पहला बोला, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, इसका डेफिनेशन से ही तो पहले ही कह रहा था कि होमोजेनियस है, तो उसका प्रॉपर्टीज भी होमोजेनियस है। तो एक तो पहले याद हो गया, क्या बोलोगे, हमारा सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। आइए दूसरा बोला पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसका मतलब ये है बच्चों, जो हमारे जैसे हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, शुगर पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। तो क्या वो पूरी तरह से घुल गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बता रहे हैं, यदि आप इस शुगर सॉल्यूशन को हीट करोगे ना तो वाटर वेपोराइज हो जाएंगे और जो बच जाएगा
वो हमारे क्या शुगर। यदि आप सॉल्ट सोल्यूशन का आप घर पे करना चाहते हो तो एक पानी ले लो, है ना, उसके अंदर पानी डालो, सॉल्ट डालो और उसको हीट करो, देखना वेपोराइज होकर पानी निकल जाएगा, जो बचेगा ना वही हमारा सॉल्ट है। मतलब सॉल्ट जाता नहीं है। सॉल्ट कहाँ गया था? तो सॉल्ट ना हमारा क्या होता पता है, क्योंकि वाटर होता है H2O, तो H और O के बीच में हमारे पास ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड के बीच में पार्टिकल्स आके क्या कर गया, डिसअपियर हो गया। जब जल यानी पानी बाहर चला जाएगा तो पार्टिकल दिखाई देगा। तो लेकिन इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि इन दोनों के बॉन्ड के बीच में जाके समाहित हो जाता है, इसीलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो बोला कितना छोटा पार्टिकल्स होता है पूछा, तो बोला गया कि 1 नैनोमीटर होता है। कितना? 1 नैनोमीटर। तो आप बोलोगे क्या हमारा पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। मतलब समझ रहे हो, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 1 नैनोमीटर का मतलब होगा कि 10 टू द पावर -9 मीटर। समझ में आ रहा? इतना छोटा। अगर आप इसको करोगे ना तो 1/10 मतलब 1 और 9 जीरो होगा। अगर आप उसको करोगे तो छोटा 0.000009 होगा। तो समझ 0.1 होगा तो उतना छोटा होगा उसका क्या रेडियस, क्या होगा हमारा रेडियस। इतना छोटा पार्टिकल्स होता है। और यदि इतना छोटा पार्टिकल्स है, लोगों ने पूछा इतना छोटा पार्टिकल्स क्या देख नहीं सकते हैं, तो बोला बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल्स होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ ए लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। बोला गया कि यदि कोई हमारा बीम ऑफ ए लाइट उस सॉल्यूशन से अगर पास कर रहा है, जैसे मान लो एक हम कांच का गिलास बनाए, उसमें शुगर सॉल्यूशन बना लिए, और यदि हम उसको पास करवाएंगे बीम ऑफ लाइट में, टॉर्च लगा दिए, तो वो लाइट बोला कि स्कैटरिंग नहीं करेगा। स्कैटरिंग में समझ लो टकराएगा नहीं पार्टिकल। इतना छोटा पार्टिकल तो लाइट के पार्टिकल से टकराएगा नहीं, इतना छोटा, क्योंकि 10 टू द पावर -9 मीटर मतलब बहुत छोटा। और जब टकराएगा नहीं ना तो लाइट हमें दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब हमारा वो हमारा इनविजिबल होगा, पार हो जाएगा। लेकिन यदि टकराता तो क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि लाइट का एक प्रॉपर्टीज है, लाइट का लिनियरिटी प्रॉपर्टीज होता है। मतलब लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, सीधा स्ट्रेट पाथ पे चली जाती है। यदि उसके पाथ में कोई आ जाए तो वापस आ जाएगा, या तो फिर मोड़ लेगा, बेंड कर लेगा, और उसी की वजह से हम उसको देख पाते हैं। अदरवाइज हम लाइट दिखाई नहीं पाते। क्या आप अगर मान लो ये से बल्ब से लाइट निकल कर आ रहा है, क्या आप देख पाओगे बीच में लाइट आ रहा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि एयर का पार्टिकल बहुत छोटा छोटा सा, इसीलिए सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा, बोला इतना छोटा कि स्कैटर नहीं करता, मतलब टकराता नहीं है। इसीलिए पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, इसीलिए रास्ता नहीं दिखाई देता पाथ ऑफ लाइट की, किधर से पास कर रहा इसलिए दिखाई देता। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग, व्हाई बीम ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू सॉल्यूशन डज नॉट क्या क्या बोलेंगे, नॉट विजिबल। तो बोलना कि बिकॉज ऑफ ए वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स they are cannot seen by naked eyes it such that 10 to the power -9 मीटर तक होती है, इसीलिए ये हमारा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए बीम ऑफ ये जो होता है वो हमें लाइट का पाथ नहीं दिखाई देता है। आगे देखो, बोला कहता है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हमने आपको पहले ही बताया फिल्ट्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, तो फिजिकल प्रोसेस से ये हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। The particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable। अब बोलेगा why solution is stable, ध्यान से रखना। यदि आप पानी को सीधा छोड़ दोगे एकदम आराम से अनडिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं, पानी को ना हिला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो यार, केवल पार्टिकल नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो पर भी वो पार्टिकल्स ना छोटा कि नीचे बैठेगा नहीं, और यदि बैठेगा नहीं इसीलिए हम इसको सोल्यूट क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो पूछेगा व्हाई सॉल्यूशन इज स्टेबल, तो बोलना कि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब देयर पार्टिकल्स विल बी नॉट सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दैट व्हाई वी कॉल्ड ए सॉल्यूशन इज ए क्या स्टेबल सॉल्यूशन। ये भी है। तो बोलना कि इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, फिल्टर प्रोसेस उसको सेपरेट नहीं कर सकता है, और ये अगर हम सेटल डाउन छोड़ देंगे अनडिस्टर्बली तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा स्टेबल हो जाएगा। उम्मीद कर रहे बच्चों आप सॉल्यूशन पूरी तरह समझ गए होंगे। अगला टॉपिक का इंतजार करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको सबसे पहले अगला वीडियो मिलेगा।